हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे 2 क्लासेस हमने ले ली थी, जिसमें क्लास 1 में हमने हिमालयाज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, डिक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस क्लास में पढ़ेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम क्लास लें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम इस चैनल पे स्टडी के रिलेटेड ही मटेरियल अपलोड कर रहे हैं और लगातार जो है वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं। आज का जो हमारी क्लास है इसमें हम 2 टर्म्स को रिपीटली यूज़ करेंगे, प्लेट्यू और पेनिनसुला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू एक हाई प्लेन, यानी एक सपोज कीजिए एक हाइट के ऊपर एक माउंटेन, जो स्मॉल माउंटेन हो गई, जैसे कोई लो माउंटेन हो गई, कम हाइट वाले माउंटेन, इस तरह से कोई अगर एरिया हो जिसकी जो साइड्स हैं वो स्टीप साइड्स हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। यानी एक हाई प्लेन एरिया होता है, हाइट पे प्लेन एरिया होता है। जैसे आपको पता है तिब्बत प्लेट्यू है हमारा, डिक्कन प्लेट्यू भी, जो हाइट पे प्लेन एरिया हो ना, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। और ये इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी जो साइडें होती हैं वो बड़ी शार्पली होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे पेनिनसुला। तो पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंडफॉर्म जो सराउंडेड हो मेजॉरिटी ऑफ इट साइड्स, 3 साइड से भी ज़्यादा। सपोज कीजिए आप, अगर मैं समझाऊं तो अगर जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है तो वो इतनी साइड से जो है वो पानी से घिरा हुआ है, लगभग 3 साइडों से वो पानी से घिरा हुआ है, एक ही साइड्स पे है ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। यानी जो एक ऐसा लैंडफॉर्म जिसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है वो पानी से घिरा हुआ हो और स्मॉल पार्ट जो है वो किसी लैंड के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे लैंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन, जैसे हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़े थे, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे, उनके साउदर्न में हमारा क्या आ जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है। अभी हम मैप में भी देखेंगे। और ये इंडिया की सबसे बड़ी फिजिकल डिवीज़न है। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जो हम फिजिकल डिवीजन्स पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी डिवीज़न है। और ये क्या है? ये एक टेबल लैंड है। जैसे मैंने आपको बताया प्लेट्यू क्या होता है, एक टेबल लैंड होती है, तो इसी तरह ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये एक टेबल लैंड है। और किसकी बनी हुई है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा डिक्कन प्लेट्यू है, ये जो डिक्कन प्लेट्यू वाली, सॉरी, हमारी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली फिजिकल डिवीज़न है, ये सबसे ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीज़न है इंडिया की। यानी इंडिया का जो सबसे पहले पार्ट बना था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू ही बना था, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीज़न है इंडिया की। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड, और ये हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये बना कैसे था? ये बना था फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग गोंडवाना लैंड की जब हुई, उनके कारण ही ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बना था। और ये वन ऑफ द मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का बना हुआ है, इसीलिए ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का। हिमालयाज जो हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद में बने थे, ठीक है। पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू बना और हिमालय जो है वो बाद में बने हैं। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, यानी बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी यहाँ पे वैलीज हैं, लेकिन डूंगी कम है, ठीक है। शैलो मीन्स डूंगी कम है, और राउंडेड हिल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हिमालयाज की जो है वो शार्प स्टीप्स हैं, उनकी जो समिट्स हैं माउंटेन्स की, वो शार्प हैं। लेकिन यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उनकी राउंडेड हिल्स हैं, उनकी टॉप जो है वो राउंडेड है, यानी समिट जो है उनकी वो राउंडेड है। नर्मदा रिवर डिवाइड्स, और जो नर्मदा रिवर है पेनिनसुलर प्लेट्यू में,
वो डिवाइड करती है पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो रीजन में, सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ, और नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला रीजन आ जाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो नर्मदा रिवर के नीचे वाला रीजन आता है उसको हम बोलते हैं डिक्कैन प्लेट्यू। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ, और यहाँ की डिफरेंट कैटेगरी की जो यहाँ पे मिट्टी है उसके बेसिस पे पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो है वो डिवाइड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, डिक्कैन प्लेट्यू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, डिक्कैन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको इनको मैप में दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये है, ये हमारे हिमालयाज़ हैं ऊपर ऊपर, ये हमने पढ़ लिए थे। ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये भी हमने पढ़ लिए थे। और ये जो सारा है ये है डिक्कैन प्लेट्यू, और ये है हमारे यहाँ कहीं नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इनको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोल रहे हैं, ये जो वाला पार्ट है इसको हम डिक्कैन प्लेट्यू बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो मेघालय वाला प्लेट्यू है इसको हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बोल रहे हैं। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड की जब ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग हुई थी तब हमारा जो है ये पेनिनसुलर, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था। व्हाट दिस मीन, इसका मतलब ये है कि जब ये जो लैंड मासेस हैं, जितने भी आज टूटे हुए लैंड मासेस हैं, ये सारे पहले एक ही बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था। तो जब ये एक ही बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था तब हम इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर ये बाद में फॉल्टिंग की वजह से, ड्रिफ्टिंग की वजह से, इनमें क्रैकिंग की वजह से ये जो लैंड मासेस हैं ये एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो अब जो लैंड मासेस हैं वो जो अब का शक्ल है, तो ये जो इंडिया का यहाँ पे जब एक ही ये लैंड था तो तब इंडिया की ऐसी शेप थी। ठीक है, तो ये जो गोंडवाना लैंड्स का मीनिंग आपको समझ आ गया। जब पूरे लैंड मास, जितने भी लैंड मास आज जो दूर दूर एक दूसरे से टूट गए हैं, जब ये एक ही बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था उसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को नर्मदा रिवर ने डिवाइड किया, जा रिलीफ फीचर के बेसिस पे हमने जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड्स, डिक्कैन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो हम सबसे पहली डिवीजन पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स मैंने आपको बता दी कहाँ पे हैं। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ, नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने जैसे आपको मैप में दिखाया, नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। इट कवर्स ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू का बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करता है। अभी मैं मालवा प्लेट्यू पे आपको दिखाऊंगा। वाई सतपुरा रेंज ऑन द साउथ में इसके सतपुरा रेंज है, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में इसके अरावली रेंज है। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हाईलैंड इज़ फाउंड बाय, और जो इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो राजमहल हिल्स जो है वो इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाती हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनेज दिस रीजन, नेमली द चंबल, सिंध, द वेटवा एंड द कैन इज फॉलोइंग साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। ये भी मैं आपको समझाता हूँ मैप में। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, वेस्ट में ये ज़्यादा चौड़ी हैं और ईस्ट की तरफ ये नैरो होती जाती हैं। द जनरल एलिवेशन, और जो जनरल एलिवेशन है सेंट्रल हाईलैंड्स की वो 700 to 1000 मीटर है। द सेंट्रल हाईलैंड्स कैन फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग मारवार प्लेट्यू, और सेंट्रल हाईलैंड्स में अब कौन कौन से प्लेट्यू आते हैं, मारवार प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हम 1 बाय 1 इन प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या कहा। आइए मैप में समझते हैं। मैंने कहा कि ये जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है ये नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा कि इसमें से जितनी भी रिवर गुजरती हैं, एक ये हो गई, ये हो गई, ये होगी, ये सारी इस तरफ फ्लो करती हैं। इस तरफ फ्लो करने का ये मीनिंग है कि ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा ऊंचा है और इसकी जो स्लोप है वो इस तरफ है।
ये दिस इज द अनदर पॉइंट। और फिर मैंने एक और पॉइंट बोला कि ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी हैं और इसकी ईस्टर्न की तरफ जो है इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ करती जाती है। अनदर पॉइंट कि यहाँ पे इसको सेंट्रल हाईलैंड्स को साउथर्न साइड से सतपुरा रेंज बाउंड कर रही है और इस साइड से वेस्टर्न साइड से इसको जो है वो अरावली रेंज बाउंड कर रही है और इसकी ईस्टर्न साइड से इसको राजमहल हिल्स जो है वो बाउंड कर रही हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बता दिए मैंने। और सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो कौन कंपोज कर रहा है, बहुत सारे जो प्लेट्यूज हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये जो सारा आप देख रहे हो ये सारा रीजन जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का ही है। ठीक है, आइए अब हम वन बाय वन इनके प्लेट्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये ऊंची हैं और ये वाला जो एरिया है वो इससे लोअर है, तभी जो जहाँ से बहुत सारी रिवर जो है वो इस तरफ जो है वो फ्लो करती हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम वन बाय वन प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते जाते हैं। मारवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू जो है वो ईस्ट राजस्थान अपलैंड, इसको हम ईस्ट राजस्थान अपलैंड भी बोलते हैं क्योंकि राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट में ये प्लेट्यू आता है। इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज। अरावली रेंज आपने मैप में देखी अभी, अरावली के ईस्टर्न साइड पे ये प्लेट्यू आता है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 250 टू 500 मीटर अबव द सी लेवल है और इसकी टेरन लाइक, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह की इसकी स्लोप है ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ जो है वो इसकी स्लोप है। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का ये बना हुआ है, शेल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन पता है आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये सारी। और यहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्लेट्यू से, मारवाड़ प्लेट्यू से बनास रिवर जो है वो फ्लो करती है। दूसरा प्लेट्यू है मालवा प्लेट्यू, जो मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो मेनली मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू का पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। इट लाइज मोस्टली इन द नॉर्थ मध्य प्रदेश। ये मालवा प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश के नॉर्थन पार्ट में आता है। लोकेटेड बिटवीन अरावली और विंध्या रेंज के बीच में ये प्लेट्यू आता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो। और ये किसका बना हुआ है? मालवा प्लेट्यू जो है वो लावा का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शन होती हैं तो उसकी वजह से ही यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स मिनरल्स जो है वो पाई जाती हैं। एंड इज़ कवर्ड विद ब्लैक साइल। आपको पता है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगी, जहाँ पे लावा निकलेगा तो वहाँ पे ब्लैक साइल ही बनेगी, क्योंकि साइल किसकी बनती है? जो पत्थर वगैरह होते हैं उनकी ही इरोजन जो होती है, डेनुडेशन जो उनकी होती है, उसी से साइल बनती है। तो वहाँ पे लावा फ्लोज ज़्यादा पाए जाएंगे तो साइल भी ब्लैक होगी, जो कॉटन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। रिवर माही एंड नर्मदा फ्लोज थ्रू इनटू द अराबियन सी। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि सेंट्रल हाईलैंड्स में दो ही रिवर्स हैं जो अराबियन सी में फ्लो करती हैं, यानी वेस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। बाकी सारी रिवर जो है वो ईस्टर्न की तरफ या जो है वो झेलम रिवर की यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरीज बनती हैं जाके। ठीक है, इसकी तरफ यानी इस तरफ फ्लो कर जाती हैं जमुना की तरफ। और दो ही रिवर नर्मदा जो है और तपी रिवर, दो ही रिवर इस तरफ फ्लो करती हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि मालवा प्लेट्यू से नर्मदा रिवर और माही रिवर जो है वो फ्लो करती हैं अराबियन सी में, और चंबल और बेटवा जो है वो फ्लो करती हैं जमुना में। यमुना यानी इस तरह फ्लो करती हैं। तीसरा प्लेट्यू है बुंदेलखंड प्लेट्यू। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द यमुना रिवर। यमुना रिवर के साउथर्न साइड पे ये प्लेट्यू आता है। इट इज़, ये मैं सारे प्लेट्यू आपको मैप में समझाऊंगा, पहले इनके बारे में आप पॉइंट्स पढ़ लीजिए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू उत्तर प्रदेश। ये डिवाइड करता है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बीच बीच में आता है ये। और झांसी जो है वो सबसे बड़ी सिटी है बुंदेलखंड प्लेट्यू में। अब नेक्स्ट है भागेलखंड प्लेट्यू। इट लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के साउथ ईस्ट में ये आता है। इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द सन रिवर। सन रिवर के साउथर्न साइड पे। इट इज़ मोस्टली लोकेटेड, ये इसका जो ज़्यादा पार्ट है वो मध्य प्रदेश में आता है। और ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का बना हुआ है। सैंडस्टोन, इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन ऑन द वेस्ट एंड ग्रेनाइट ऑन द ईस्ट। यानी
सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का, वेस्टर्न साइड पे इसके सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का बना हुआ है और ईस्टर्न साइड जो है वो इसकी ग्रेनाइट की बनी हुई है। फिफ्थ नंबर पे है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट मार्क्स द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स की जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, यानी जो लास्ट वाला इधर वाला पार्ट है, उसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू उसको कंप्राइज करता है। तो अब मैं आपको सारे प्लेट्यू जो है वो मैप में दिखाता हूँ। सबसे पहला प्लेट्यू जो मारवाड़ प्लेट्यू है वो यहाँ पे आपकी आएंगी, अरावली हिल्स यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे आएगा आपका मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा मारवाड़ प्लेट्यू के बाद आएगा, मारवाड़ प्लेट्यू आ गया, फिर उसके बाद आएगा मालवा प्लेट्यू, ये जो है ये आ गया मालवा प्लेट्यू, ठीक है। फिर मालवा प्लेट्यू के बाद आएगा बुंदेलखंड प्लेट्यू, और बुंदेलखंड प्लेट्यू के साउथर्न साइड में आएगा बाघेलखंड प्लेट्यू, और बाघेलखंड प्लेट्यू, और ये सेंट्रल हाईलैंड्स थी ना टोटल, तो इन्हीं सेंट्रल हाईलैंड्स की मैंने आपको बताया कि जो ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न वाला रीजन इस सेंट्रल हाईलैंड्स का जो है वो कौन कंप्राइज करता है, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू कंप्राइज करता है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो अब ये वाले जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाले प्लेट्यू सारे पढ़ लिए। अब जब हम सेंट्रल हाईलैंड्स खत्म करेंगे, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट बनेगा उसको हम डिकैन प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये सारे प्लेट्यू आप मैप में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड्स की। इट इज़ लोकेटेड मेनली इन झारखंड, इसमें ये मोस्टली जो है वो झारखंड में आता है, एंड आल्सो कवर्स सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ के थोड़े थोड़े पार्ट जो हैं ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर करता है, जो बहुत ही मिनरल के लिए और रॉक्स के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स एवरेज एलिवेशन इज 700 मीटर। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लार्ज स्केल माइनिंग जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन की, मैंगनीज की, कूल की, यूरेनियम की जो है वो यहाँ पे की जाती है। कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इट इज़ मोस्टली, और ये सबसे ज़्यादा पार्ट, ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा पार्ट किसका कवर करता है? झारखंड का, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द झारखंड, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो इस झारखंड का कवर करता है। फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ का पार्ट भी जो है वो इसमें आता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ड्रेन्ड बाय, इसमें से कौन सी रिवर निकलती है? यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू से सुबर्णरेखा, कोयल एंड दामोदर रिवर जो है वो फ्लो करती हैं। दामोदर रिवर वैली इज़ फेमस फॉर इट्स, और जो दामोदर रिवर वैली है वो कूल के लिए बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी रिवर वैली जो है वो कूल डिपॉजिट के लिए फेमस है, तो दामोदर रिवर वैली जो है वो कूल डिपॉजिट के लिए बहुत फेमस है। दिस प्लेट्यूज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक सब प्लेट्यूज, इसमें बहुत सारे, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्यू भी आते हैं, लोकली कॉल्ड पेटलैंड्स। इन और ये जो छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं इनको लोकली क्या कहा जाता है? पेटलैंड्स कहा जाता है। इट इज़ दस फेमस फॉर पेटलैंड्स प्लेट्यूज, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी प्लेट्यूज आते हैं, और इसीलिए इसको पेटलैंड प्लेट्यूज भी बोला जाता है। अब हमने सेंट्रल हाईलैंड्स में जो प्लेट्यूज आते थे वो पढ़ लिए। अब सेंट्रल हाईलैंड्स में जो माउंटेन रेंजेस आती हैं, जैसे मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, विंध्यान रेंज के बारे में बताया, सतपुरा रेंज के बारे में बताया। अब ये जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम जल्दी से उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आई द अरावली रेंज, जो ईस्टर्न राजस्थान में आती है, ठीक है। द अरावली रेंज इज़ ए माउंटेन रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न में ये माउंटेन रेंज है अरावली रेंज। इट रन्स अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है, कितनी ये लंबी है, 800 किलोमीटर जो है वो ये एक्सटेंड करती है इन ए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्टार्टिंग नियर दिल्ली से स्टार्ट हो जाती है, पासिंग थ्रू साउदर्न हरियाणा से पास करती हुई, राजस्थान से पास करती हुई, और गुजरात में आके ये जो है एंड हो जाती है। इट डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स, ये राजस्थान को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, और ये जो अरावली माउंटेन्स रेंज है, ये अरावली माउंटेन रेंज है, ये एक फोल्ड टाइप की माउंटेन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको हिमालयाज़ वाले केसेस में बताया था फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती हैं, जब दो प्लेट्स जो है वो आपस में टकराती हैं तो यहाँ से फिर मटेरियल ऊपर उठ जाता है, तो इस तरह की जो माउंटेन्स होती हैं इनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। लेकिन
ये मैंने थोड़ा राउंडेड बना दिया है, ये इस तरह की हो जाती हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो अरावली जो माउंटेन्स हैं ये भी एक तरह की फोल्ड माउंटेन्स हैं। द हाईएस्ट पीक इज़ गुरु शिखर, और सबसे ऊंची जो पीक है अरावली माउंटेन्स में वो है गुरु शिखर एट 1722 मीटर, यानी 5650 फीट। इट इज़ लोकेटेड इन आबू हिल्स राजस्थान। राजस्थान की जो आबू हिल्स है वहाँ पे ये जो पीक है अरावली की सबसे ऊंची पाई जाती है। और फ्रेंड्स मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं कि ये जो अरावली माउंटेन्स हैं ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया की। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, और वर्ल्ड की करें तो वर्ल्ड की हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में यूराल माउंटेन्स भी हैं, अल्पास माउंटेन्स भी जो हैं वो बहुत ओल्डर हैं। इसलिए इंडिया के केस में जो है वो अरावली माउंटेन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मेजर रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम द अरावली नेमिंग, और 3 रिवर जो अरावली रेंज से गुजरती हैं वो हैं बनास, साहिबी रिवर्स विच आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ जमुना, एज वेल एज लूनी जो मैंने आपको बताया था राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो भी इसी से फ्लो करती हुई, अरावली रेंज से फ्लो करती हुई रन ऑफ कच्छ में पहुंचती है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ अरावली हिल्स है कहाँ पे। तो ये है आपकी अरावली हिल्स, ये आपको सामने दिख रहा है, ये है अरावली रेंज, ठीक है। ये अरावली रेंज है, ये यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट करती हुई साउदर्न हरियाणा से पास करती हुई राजस्थान से पास करती हुई रन ऑफ कच्छ गुजरात तक आके जो है ये ख़त्म हो जाती है। और इसकी 800 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लूनी रिवर जो राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो भी यहाँ से ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ये थी आपकी अरावली माउंटेन रेंज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरी विंध्यास रेंज। विंध्यास रेंज मैं आपको पहले ही मैप में बता दूं तो विंध्यास रेंज जो है ये वाली रेंज है, ठीक है। यहाँ पे ये विंध्यास रेंज है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट रेंज हमने सेंट्रल हाईलैंड्स में पढ़ी वो है विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज को विंध्यांचल भी बोलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जोबट इन गुजरात। गुजरात के जोबट से स्टार्ट होती है ये और एंड होती है सासाराम इन बिहार। बिहार के सासाराम में ये एंड होती है। एमपी से, मध्य प्रदेश से पास करती हुई गुजरती है। लेंथ, इसकी जो लेंथ है विंध्यान रेंज की जो लेंथ है वो 1200 किलोमीटर है। इट रन्स पैरेलल टू, और ये नर्मदा रिफ्ट वैली के पैरेलल चलती है। जनरल एलिवेशन 300 to 650 मीटर है। इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक रिफ्ट वैली क्या होती है, एक ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्ट वैली बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा कि जब 2 प्लेट्स जो है वो टकराती हैं आपस में, ठीक है, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो क्या बनेंगी, माउंटेन्स बनेंगी, ठीक है। इसी तरह से जब 2 प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब 2 प्लेट्स, जैसे एक प्लेट थी तो ये टूटने की वजह से यहाँ से ये टूटी, अब ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो ये जो बीच में लो लैंड एरिया बनेगा ना, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी, कन्वर्ज नहीं हो रही, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो ये जो बीच का लो लैंड एरिया बनेगा, इस लो लैंड एरिया को हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको रिफ्ट वैली समझ आ गया। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स जब एक एरिया, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक एरिया था, इसमें फॉल्टिंग हुई, ठीक है, इसमें फॉल्टिंग हुई या ब्रेकिंग हुई, तो ब्रेकिंग होने से क्या हुआ, ये वाला एरिया जो था वो नीचे आ गया और ये वाला एरिया ऊपर ही रहा, ठीक है। सपोज कीजिए ये ऐसे है, अब ये क्या बन गया, अब ये वाला एरिया ऐसे रह गया, नीचे आ गया, और ये वाला एरिया ऊपर बन गया, फिर अगला वाला एरिया फिर नीचे आ गया। तो इस तरह की जो माउंटेन्स होती हैं, कुछ एरिया ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, इस तरह की माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम हार्स्ट बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम हार्स्ट बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम ग्रेबन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो माउंटेन्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स बोलेंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि ये जो विंध्यान माउंटेन्स हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स है, यानी इनकी जो समिट्स हैं, इनकी जो चोटियां हैं वो इतनी
तेज नहीं है, वो बिल्कुल फ्लैट चोटियाँ होंगी, ऐसे ऐसे चोटियाँ होंगी इनकी, ठीक है। तो ये हो गई ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट है इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन हो गया। चंबल, बेटवा एंड कैन जो है वो इस रेंज से फ्लो करती हैं, विंध्यान रेंज से फ्लो करती हैं। इट एक्ट एज ए वाटर शेड बिटवीन गंगेटिक एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए इसको समझते हैं। वाटर शेड क्या होता है? वाटर डिवाइड होता है वाटर शेड का मीनिंग, ठीक है। समझिए, जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल हाईलैंड्स की जो कुछ इसकी जो हाइट ज़्यादा है तो इस तरफ जो है वो रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। तो जो इधर से होंगी, ये इधर से ऊंचा है ज़्यादा, इधर से इधर आएंगी, तो इस तरह से ही हमारी विंध्यान रेंज जो है वो चलती है। तो विंध्यान रेंज कर क्या रही है? गंगेटिक रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बीच में वाटर शेड बना रही है, यानी वाटर डिवाइड बना रही है। वाटर डिवाइड क्या होता है? जो दो रिवर के ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है। जैसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम ये है, यानी वो सारी रिवर इस तरह फ्लो कर रही हैं, और ये गंगेटिक रिवर सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। अब गंगेटिक जो यानी जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो गंगा की जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, उनका जो रिवर सिस्टम बनता है और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बनता है, उनको डिवाइड कौन कर रहा है? विंध्यान रेंज जो है वो उनको डिवाइड कर रही हैं। इसीलिए दे आर एक्ट एज ए वाटर शेड। वाटर शेड मीन्स वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगेटिक एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने सेंट्रल हाईलैंड्स की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस थी, इंपॉर्टेंट जो प्लेट्यूज थे, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सेंट्रल हाईलैंड्स की सेकंड डिवीजन थी, डिक्कैन प्लेट्यू, ठीक है। अब हम डिक्कैन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। द डिक्कैन प्लेट्यू इज़ ए ट्रायंगुलर लैंडमास। मैंने आपको दिखाया भी पहले, जो सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे वाला पार्ट आएगा उनको हम क्या बोलेंगे? डिक्कैन प्लेट्यू बोलेंगे उसको। और ये नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट था उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, और नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्कैन प्लेट्यू बोलते हैं। और डिक्कैन प्लेट्यू को ऊपर से नॉर्थन साइड से सतपुरा रेंज ने, महादेव हिल्स एंड मैकाल रेंज ने, नॉर्थन साइड से सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स एंड मैकाल रेंज ने घेरा हुआ है। और वेस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न साइड से वेस्टर्न घाट्स ने, ईस्टर्न साइड से ईस्टर्न घाट्स ने। इट एक्सटेंड्स ओवर 8, और इसमें यानी लगभग ये 8 स्टेट्स को कवर करता है। उनमें से 6 जो जिनका ज़्यादा एरिया कवर करता है वो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। इट इज़ हायर इन द वेस्ट। ये वेस्टर्न साइड से जो ऊंचा है, ये जो डिक्कैन प्लेट्यू है वेस्टर्न साइड से ऊंचा है, और ईस्टर्न की तरफ जो है वो इसकी स्लोप है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। ये कौन इंडिकेट करता है? हमें कैसे पता चलता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा ऊंचा है डिक्कैन प्लेट्यू का, और जो ईस्टर्न पार्ट है डिक्कैन प्लेट्यू का वो कम ऊंचा है? ये दिखाती हैं रिवर्स, क्योंकि सारी की सारी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स जो हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। वॉल्केनिक इन ओरिजिन, और ये जो डिक्कैन प्लेट्यू है इसका जो ओरिजिन है, यहाँ की जो माउंटेन्स हैं उनका ओरिजिन क्या है? वॉल्केनिक ओरिजिन है। 3 टाइप्स की हमारे पास माउंटेन्स होती हैं। एक होती हैं वॉल्केनिक ओरिजिन, एक हो गई वॉल्केनिक से बनी हुई, एक जब प्लेट्स चलती हैं, प्लेट्स मूव करती हैं, उनकी ड्रिफ्टिंग होती है या ब्रेकिंग होती है, एक वो माउंटेन्स हो गई। और एक हो गई हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। एक वॉल्केनिक माउंटेन्स हो गई, एक फोल्ड माउंटेन्स हो गई, और एक हो गई ब्लॉक माउंटेन्स। 2 मैंने एक्सप्लेन कर दी है। वॉल्केनिक माउंटेन्स भी वही होती हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से बनती हैं। तो ये जो डिक्कैन प्लेट्यू है इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, मेड अप ऑफ हॉरिजेंटल लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। सॉलिडिफाइड लावा की हॉरिजेंटल लेयर्स हैं। जैसे एक बार वॉल्केनिक इरप्शन हुई, लावा निकला, ठंडा हुआ, फिर थोड़ी और हुई, दोबारा इरप्शन हुई, फिर लावा निकला, ठंडा हुआ, तो उससे क्या बन जाती हैं? एक लेयर्स बन जाती हैं जो एक ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अभी ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा। और यहाँ की जो साइल है डिक्कैन प्लेट्यू के, वो ब्लैक कलर में है, जो कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिक्कैन प्लेट्यू की, ठीक है। तो डिक्कैन प्लेट्यू आपको मैंने बताया कि ये जो है नर्मदा रिवर है, ठीक है। ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर इधर तक ही है, ये है नर्मदा रिवर। तो इसके ऊपर वाली पार्ट जो हमने पढ़ा वो सेंट्रल हाईलैंड्स है। जो नीचे वाला पार्ट, ये सारा जो पार्ट बनता है ये हमारा डिक्कैन प्लेट्यू। अभी नीचे तक है, इमेज में दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। इसको जो है ऊपर से किस किस ने घेरा हुआ है? यहाँ पे सतपुरा रेंज आ जाएगी, ये आपको दिख रहा है।
यहाँ पे ऊपर से इसको नॉर्थन साइड से सतपुरा रेंज, महादेव रेंज, ठीक है। वेस्टर्न साइड से इसको वेस्टर्न घाट्स ने और ईस्टर्न साइड से इसको ईस्टर्न घाट्स ने जो है वो घेरा हुआ है, ठीक है। जब इसको चारों तरफ से माउंटेन्स ने घेरा हुआ है, इसीलिए जो मतलब और ये वाला रीजन जो है वो ज़्यादा ऊंचा है, ये वाला रीजन कम ऊंचा है। और इसकी जो हाइट है, ये जो डिक्कन प्लेट्यू की हाइट है हमारी, वो इधर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज़ करती जाती है। तो इसीलिए ये एक ट्रैप सा बन गया, क्योंकि चारों तरफ से माउंटेन्स ने जो है वो इसको घेरा हुआ है। अब ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे फिर हमने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ा, तो ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये वाली ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं और ये वाली हमारी फोल्ड माउंटेन्स होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने आपको पहले का कर दिया है। दूसरा ये था हमारा ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे एक लावा निकला फिर सॉलिडिफाई हुआ, उसकी लेयर बन गई, तो ये एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो आपको डिक्कन प्लेट्यू में देखने को बहुत सारे मिलेंगे। और ये जो ब्लैक ट्रैप्स हैं, इन्हीं की जब डेनुडेशन होती है, इरोजन होती है, तो इसी से साइल बनती है। और वो साइल किस कलर में होती है? ब्लैक कलर में होती है, जो कॉटन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जो डिक्कन प्लेट्यू मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे है। डिक्कन प्लेट्यू नर्मदा रिवर के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है, नीचे जो है वो डिक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। और डिक्कन प्लेट्यू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आती हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो है वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्रीज, ये आपको याद रखना है। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म वेस्टर्न एज, आपको पहले बता दिया मैंने कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो डिक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न एज बनाती हैं, वेस्टर्न साइड से डिक्कन प्लेट्यू को घेरती हैं। एंड लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल पैरेलल चलती हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम तप्पी टू कन्याकुमारी। जो वेस्टर्न नर्मदा रिवर के नीचे जो है हमारी तपी रिवर आती है, तो तपी रिवर से लेके कन्याकुमारी जो हमारा साउथर्न पॉइंट है, वहाँ तक ये माउंटेन जो है वो जाती हैं वेस्टर्न घाट्स। दे आर कंटिन्यूस, वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस हैं, और जो ईस्टर्न घाट हम पढ़ेंगे वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कंटिन्यूटी नहीं है उनकी। एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली। और ये इतनी कंटिन्यूस हैं, वेस्टर्न घाट्स इतनी कंटिन्यूस हैं कि इनको क्रॉस करना हो तो पासिस से ही क्रॉस किया जाता है। पासिस आपको पता है माउंटेन्स में जो पासिस होते हैं, मैंने हिमालयाज़ में भी आपको बताए थे। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो इनकी जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की वो इंक्रीज़ करती जाती है। यानी इनकी साउथर्न स्टेट में जैसे तमिलनाडु केरला में इनकी हाइट ज़्यादा होगी, और ऊपर जहाँ से ये स्टार्ट हो रही हैं हमारी गुजरात के नीचे वाले एरिया से, वहाँ पे इनकी हाइट कम होगी। द वेस्टर्न घाट्स कंसिस्ट ऑफ, वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी आती हैं माउंटेन रेंजेस? सह्याद्री, द नीलगिरीज, द अनामलई एंड द कार्डमान हिल। अब ये जो इनके नेम है, ये जो वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये मैं आपको बता दूं तो वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में इनको नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, साउथर्न में केरला में इनको अनामलाई एंड कार्डमाम हिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोकल नाम्स हैं वेस्टर्न घाट्स के ही। द वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड वन ऑफ द 8, वो जो 8 हॉट स्पॉट हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए 8 हॉट स्पॉट जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किए हुए हैं, उनमें से एक हॉट स्पॉट जो है वो वेस्टर्न घाट्स भी डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स में वो कौन कौन सी हैं? कालसुबई हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पीक है ये कालसुबई। मोल्यानागिरी हाईएस्ट पीक है कर्नाटका की। अनामुदई केरला की हाईएस्ट पीक है। और अनामुदई जो है इज़ दी हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडिया। तो जो अनामुदई है वो सबसे ऊंची पीक है वेस्टर्न घाट्स की, और इसकी अगर मैं हाइट बताऊं तो कितनी है? 2695 मीटर जो है वो अनामुदई की हाइट है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है ये, और ये कहाँ पे है? हाईएस्ट ये केरला में है, ठीक है, साउथ इंडिया के केरला में आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक जो है वो कौन सी है? वो है अनामुदई।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पासिस आर, और जो इम्पॉर्टेंट पासिस आते हैं वेस्टर्न घाट्स में वो हैं बोर घाट, धाल घाट एंड पाल घाट। द वेस्टर्न घाट्स काज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मैंने आपको बताया था 3 तरह की रेन्स होती हैं, ठीक है। ओरोग्राफिक उसमें से ही एक टाइप की रेन है। ओरोग्राफिक रेन वो रेन्स होती हैं जो मानसून बिंड्स आती हैं समुंदर से, और जब माउंटेन के साथ टकराती हैं ये मानसून बिंड्स जो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, उसकी वजह से जो रेन होती है, विंड्स की वजह से जो रेन होती है माउंटेन से टकरा करके, उस रेन को हम ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जब समुंदर से हमारे इंडियन ओशन से विंड्स आती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके, तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची है। तो वेस्टर्न घाट्स के साथ जब टकराती हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, बारिशें होती हैं, ठीक है। वही वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं काज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग, जो अपने साथ मॉइस्चर हवाओं ने विंड्स ने लाया होता है वेस्टर्न स्लोप के साथ, जब वो टकराती हैं तो फिर वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, और वेस्टर्न घाट जो है वो नीज की और ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। ग्रेनाइट जो है वो इग्नेशियस रॉक है और नीज जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं। तो ये हैं आपकी, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये थी हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर हमने पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसके जो नीचे वाला एरिया था, इसके जो नीचे वाला इसके जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोल रहे हैं डिक्कैन प्लेट्यू, ठीक है। और डिक्कैन प्लेट्यू में फिर हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, जो यहाँ से चलती है, तपी रिवर से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची पीक है अनामुदई, और ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स हैं, ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स हैं, कहीं से भी इनके बीच में जो है ब्रेक डाउन नहीं हुई है, और ब्रेक डाउन ना होने की वजह से ये पास से ही पास की जा सकती है, और ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वेस्टर्न घाट्स में ही ओरिजिनेट होती हैं। ईस्टर्न घाट्स में कोई रिवर बड़ी रिवर जो है ओरिजिनेट नहीं होती है। और ये हमें कैसे पता चला कि वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है और इसकी जो स्लोप है वो इस तरफ है, ये इंडिकेट करती हैं रिवर्स, क्योंकि सारी की सारी रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इसकी जो स्लोप है डिक्कैन प्लेट्यू की वो इस तरफ है, यानी ईस्टर्न साइड की तरफ जो है वो डिक्कैन प्लेट्यू की स्लोप है। और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो इंक्रीज करती है। ये थे सारे पॉइंट्स वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स फॉर्म ईस्टर्न एज। ईस्टर्न घाट जो है वो डिक्कैन प्लेट्यू का ईस्टर्न एज बनाती हैं और ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम, ये महानदी वैली टू द नीलगिरी, इन द नीलगिरी साउथ में है, और महानदी जो है वो डिक्कैन प्लेट्यू के नॉर्थन में आता है, ठीक है, ऊपर है। तो महानदी वेल्सी से लेकर नीलगिरी इन द साउथ तक ये एक्सटेंड करती हैं। द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है, जैसे मैंने पहले बताया, इरेगुलर है, और ये कटी हुई हैं, डिसेक्टेड यानी कटी हुई हैं, इनको काटती है, कौन काटती है, रिवर्स काटती हैं, जो वे ऑफ बंगाल में वेस्टर्न घाट से आती हैं और वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से फ्लो करती हुई वे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं, ये डेल्टाज बनाती हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी रिवर्स वेस्टर्न घाट्स में मैंने उनको कहा ही नहीं क्योंकि वो बड़ी रिवर्स हैं ही नहीं, तो जो हैं भी छोटी छोटी वेस्टर्न घाट्स में रिवर्स जो अराबियन सी में जाती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरीज होता है, एस्चुरीज वो प्लेस होती है जब समुद्र वाला एरिया और रिवर वाला एरिया यानी साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जिस जगह पे मिलता है उस जगह को एस्चुरीज बोलते हैं, और वहाँ पे फिश जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने जो महेंद्रागिरी है, ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं इनमें जो सबसे ऊंची पीक आती है वो है महेंद्रागिरी। महेंद्रागिरी ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक है, इसकी हाइट है 1501 मीटर, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। और कौन कौन से रिवर्स? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी रिवर जो हैं वो वेस्टर्न घाट से यहाँ से होते हुए फ्लो करती हैं। ये ओरिजिनेट यहाँ पे नहीं होती, ओरिजिनेट ये वेस्टर्न घाट्स में होती हैं। ये भी इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए ईस्टर्न घाट से कोई भी रिवर, बड़ी रिवर जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती है। और भी बड़ी सारी रिवर्स हैं, ये मेजर रिवर्स हैं।
द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज हाई, ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरेटिवली इतनी ऊंची नहीं है, कम ऊंची हैं उनसे। ईस्टर्न घाट जो है वो ओल्डर हैं वेस्टर्न घाट से, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओल्डर हैं। इनके डिफरेंस आपको समझने हैं, वो कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, वो ज़्यादा ऊंची हैं, ये इतनी ऊंची नहीं है। वो जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ओल्डर ज़्यादा हैं वेस्टर्न घाट से, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नो मेजर रिवर ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न घाट्स, मैंने पहले बता दिया। ईस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट लाई पैरेलल टू द मानसून बेल्ट्स। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। जैसे ये है ना हमारा जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स हैं उसके मानसून बेल्ट्स उसके साथ सीधी टकराती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं इसके साथ मानसून बेल्ट्स टकराती नहीं, बल्कि इसके अलांग चलती हैं, इसके अलांग चलती हैं और ऊपर कहीं जाके इधर से इस तरह टर्न लेती हैं, ठीक है। तो इसके अलांग चलने की इसके साथ टकराएंगी तो रेनफॉल होगा, लेकिन इसके अलांग चलती हैं तो अलांग चलने की वजह से यहाँ पे जो है वो रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है। मानसून winds coming from Bay of Bengal thus does not cause much rainfall, thus the western Ghats and eastern Ghats meet at the नीलगिरी हिल्स। और जो वेस्टर्न इतना भी नहीं है कि यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में बहुत कम ही नहीं रेनफॉल होता है जितना राजस्थान में, ऐसा नहीं है। राजस्थान में तो बिल्कुल बहुत कम होता है हमारा डेजर्ट में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब एज कंपेरेटिवली टू वेस्टर्न घाट्स, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ वेस्टर्न घाट के साथ, तो कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न घाट्स में रेनफॉल जो है वो कम होता है। और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये कहाँ पे मिलती हैं, ये साउथर्न पार्ट में, हमारे तमिलनाडु जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे नीलगिरी हिल्स आती हैं, वहाँ पे ये जो है वो मिलती हैं। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, ठीक है। और कॉन्डलाइट टाइप ऑफ रॉक, और कॉन्डलाइट टाइप ऑफ रॉक जो है वो ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो इंपॉर्टेंट रेंज है हमारी डिकैन प्लेट्यू में वो है सतपुरा रेंज, जो इसके नॉर्थन साइड में आती है, क्योंकि वहाँ पे विंध्यान भी था और विंध्यान को हमने पहले का पढ़ लिया है, तो इसलिए अब हम सिर्फ सतपुरा रेंज को पढ़ेंगे। इट इज़ ए रेंज ऑफ 7 हिल्स, सतपुरा रेंज में 7 हिल्स आती हैं इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ, बिटवीन नर्मदा एंड तपी रिवर के बीच में, नर्मदा और तपी रिवर के बीच में ये आती हैं इसकी हिल्स। सेंट्रल इंडिया यानी वो सेंट्रल हाईलैंड जो है वहाँ पे ही है, नर्मदा और तपी रिवर के बीच में ये वाली जो है वो हिल्स आती हैं, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ये भी जो है ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सतपुरा जो है वो भी ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। जैसे ये है सतपुरा रेंज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना जो अरावली है वो फोल्ड माउंटेन है, विंध्याचल जो है वो भी ब्लॉक माउंटेन है, सतपुरा भी ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि सतपुरा जो है ये आगे तपी नीचे और नर्मदा ऊपर, ये इनके बीच बीच में जो है वो सतपुरा रेंज जो है वो एक्सटेंड करती है, और इसमें जो है वो और भी बीच में हिल्स आती हैं, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स, यहाँ से महानदी वैली से लेकर ये है ये भी यहाँ तक एक्सटेंड करती हैं नीचे तक, ठीक है। और यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स में आके ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो है वो मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो बेंड्स होंगी वो इस तरह से चलेंगी, लेकिन यहाँ पे बेंड्स जो है वो इसके अलांग चलती हैं और यहाँ से आके एंट्री मारती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत इतना मतलब एज़ कंपेरेटिवली टू वेस्टर्न घाट्स कम होता है, ठीक है। वीडियो को पास करके आप बाकी सारे पॉइंट्स भी इसके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये महानदी वैली सामने है, महानदी वैली से एक्सटेंड करती है वह ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज जो है वो राजपिपला हिल्स, वेस्ट में जो राजपिपला हिल्स हैं वहाँ से स्टार्ट होती हैं और महादेव हिल्स से पास करती हुई मैकाल हिल्स, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम 900 किलोमीटर। और इनका जो स्ट्रेच है यानी राजपिपला हिल्स से ये स्टार्ट होती हैं सतपुरा रेंज, फिर महादेव हिल्स को क्रॉस करती हुई मैकाल हिल्स तक पहुंचती हैं, और इनका जो स्ट्रेच बनता है वो 900 किलोमीटर बनता है। ये जो राजपिपला हिल्स है ये ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। इस तरह राजपिपला हिल्स यहाँ पे होंगी, फिर यहाँ पे महादेव, और फिर यहाँ पे आएगी मैकाल हिल्स, ठीक है।
दिस रेंज पैरेलल टू द विंध्यान रेंज, और ये विंध्यान रेंज के ही पैरेलल है नॉर्थ में। विंध्यान रेंज मैंने आपको पहले बता दिया। द 7 माउंटेन रेंजेस ऑफ फोल्ड्स ऑफ सतपुरा, और जो 7 माउंटेन रेंजेस हैं फोल्ड टाइप की। सतपुरा रेंज खुद जो है वो किस स्ट्रक्चर का मैंने बताया, सतपुरा रेंज जो बनती है पूरी रेंज ये ब्लॉक माउंटेन की रेंज बनती है, लेकिन इसमें जो सब माउंटेन्स जो हिल्स हैं वो फोल्ड टाइप की हैं। और वो 7 कौन कौन सी हिल्स हैं, मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स, नियर पंचमरी, कालीविट, असीरगढ़, ठीक है, बीजागढ़, भारवानी, आरवानी, विच एक्सटेंड टू राजपीपला हिल्स इन द ईस्टर्न गुजरात। गुजरात के ईस्टर्न में जो राजपीपला हिल्स है वहाँ तक जो है ये एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो राजपीपला हिल्स हैं ये ईस्टर्न गुजरात में है, ठीक है। इस तरह से राजपीपला हिल्स यहाँ पे आएंगी, फिर महादेव हिल्स आएंगी, और यहाँ पे आएंगी मैकाल हिल्स। नेक्स्ट अब है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को समझाने से पहले अगर मैं सतपुरा रेंज के बारे में थोड़ा और आपको बता दूं तो उसने ये कहा, ठीक है, यहाँ पे आएंगी राजपीपला हिल्स, ये जो गुजरात वाला एरिया यहाँ पे आएंगी राजपीपला हिल्स, और यहाँ से ये जो सतपुरा रेंज है एक्सटेंड करती करती ये वाली है सतपुरा रेंज, ठीक है। ये सतपुरा रेंज एक्सटेंड करती हुई यहाँ तक आएगी। यहाँ जो है तो यहाँ पे आएगी मैकाल हिल्स, यहाँ पे आएंगी राजपीपला हिल्स, यहाँ पे आएंगी महादेव हिल्स। तो यहाँ से जो है ये एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। इसके अंडर जो है 7 हिल्स आती हैं जो फोल्ड टाइप की हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थर्ड डिवीजन है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू पहले मैं आपको दिखा दूं तो फिर ही आपको पढ़ने का मीनिंग समझ आएगा। ये है हमारा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये नीचे डिकैन प्लेट्यू है। तो ये जो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पे जो हमारा मेघालय प्लेट्यू बनता है हमारा, इसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब हम इसके बारे में पहले आपको पढ़ा लेता हूँ, फिर आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। It is also known as Karbi Meghalaya Plateau, made up of 2 plateaus, Karbi Anglong Plateau and Meghalaya Plateau। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है इसको हम करबी मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, जो किसका किसका बना हुआ है, 2 प्लेट्यूज का बना हुआ है, करबी एंगलोंग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू का। ऐसा कहा जाता है कि ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्ट वार्ड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वार्ड। अब यहाँ से पॉइंट को समझिए, ये बड़ी बुक्स पे आपको समय नहीं आएगा। ये जब नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ठीक है, ये वेस्ट और ये साउथ। अब कह रहा है ऐसा कहा जाता है कि जब फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन, जब हिमालय बन रहे थे, ठीक है, जब हिमालय का ओरिजिन हुआ तब जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, तो इंडियन प्लेट की जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सर्ट कर रही थी फोर्स, इंडियन प्लेट जो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, उसकी वजह से एक ह्यूग फॉल्ट जो है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो है वो राजमहल हिल्स और करबी मेघालय प्लेट्यू के बीच में बन गया, ठीक है। लेटर दिस डिप्रेशन वाज फिल्ड अप द डिपोजिशनल एक्टिविटीज बाय न्यूमरस रिवर्स टुडे रिमेन्स डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। अब हम डायग्राम में देखते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आती हैं राजमहल हिल्स। तो कह रहा है कि जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, तो फिर जब हिमालय का ओरिजिन हुआ था जिस समय, उस समय ये जो राजमहल हिल से ये हमारा मेघालय प्लेट्यू जो है वो इससे टूट गया था, ठीक है, इससे डिटैच्ड हो गया था, इससे टूट गया था। और फिर टूटने की वजह से क्या हुआ, जब ये वाला प्लेट्यू जो है वो यहाँ से राजमहल हिल से टूट गया तो यहाँ पे क्या बन गया, डिप्रेशन बन गया, यानी एक खड्डा, बहुत बड़ा खड्डा बन गया, जो फिर ये जो हिमालयन की तरफ से रिवर आ रही थी, जितनी भी हिमालयन की तरफ से रिवर आ रही थी, उन सभी रिवर्स ने इस डिप्रेशन को जो है वो बाद में दोबारा भर दिया। लेकिन अभी भी ये तब से बाद में ये कंटिन्यूसली जो है वो इससे डिटैच्ड ही रहा, यानी राजमहल हिल से जो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू है ये दूर ही रहा। अब हम ये नहीं, ये आप
अगर अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि वो डिप्रेशन जो है वो डिपोजिशन की वजह से, जो हिमालयन रिवर्स थी उन्होंने डिपोजिशन करके उस डिप्रेशन को भर दिया है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ पे जो मेघालय प्लेट्यू है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जो 2 प्लेट्यू का बना हुआ है। अंगलांग प्लेट्यू का 2 प्लेट्यू का बना हुआ है, एंगलांग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या थी वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और जो मेघालय प्लेट्यू है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, द गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड द जैंता हिल्स। डिप्रेशन आर गैप इज नोन एज मालदा गैप और राजमहल गारो गैप। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये जो मैं डिप्रेशन की बात कर रहा था, इस डिप्रेशन को मालदा गैप या राजमहल मालदा गैप या राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। ठीक है, इस गैप को, लेकिन ये गैप अब जो है वो डिपोजिशन की वजह से भर दिया गया। अब कह रहे हैं ये जो मेघालय प्लेट्यू है हमारा, ये जो मेघालय का प्लेट्यू है, ठीक है, 2 प्लेट्यू से बना हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, एंगलांग प्लेट्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 प्लेट्यू से बना हुआ है, एंगलांग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू से। और जो मेघालय प्लेट्यू है वो फर्दर डिवीजन हुई है उसकी, ये करबी एंगलांग आ गया, एक आ गया मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू को फर्दर डिवीजन की हुई है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि इन रिवर्स के जो हिल्स के नाम हैं, इन हिल्स के जो मेघालय प्लेट्यू को 3 हिल्स में डिवाइड किया गया है, इन हिल्स के जो नाम हैं ये यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर रखे गए हैं। यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उन्हीं के जो उन ट्राइबल के जो नाम हैं वही नाम इन हिल्स को दिए गए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास थी वो ख़त्म हुई। क्लास काफ़ी लंबी भी थी। तो अब जो टाइम है हमारा आ गया मल्टीपल चॉइस सेक्शन का। तो आइए अब देखते हैं आपको कितनी नॉलेज हुई, चेक करते हैं आपकी नॉलेज। द स्लोप ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनकी स्लोप जो है वो किस तरफ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं उनकी स्लोप इस तरफ है। ठीक है, तो इनकी स्लोप किसकी बनी, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनी ना। तो इनकी जो स्लोप बनी किसकी तरफ बन गई, यहाँ पे आप समझ सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो इनकी स्लोप कहाँ से बनी, कुछ स्लोप इसकी इस तरफ थी नॉर्थ ईस्ट और कुछ स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ थी। ठीक है, साउथ तो नॉर्थ ईस्ट इसकी तरफ भी रिवर्स मैंने बताया था, इस तरफ रिवर जो है वो फ्लो कर रही हैं, और इस तरफ भी नर्मदा और तपी रिवर जो है वो 2 रिवर इस तरफ भी फ्लो कर रही हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स की स्लोप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो अनाई मुडी है। ठीक है, अनाई मुडी जो है वो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है, जिसको ये कितनी है 2695 मीटर हाईएस्ट है। और इस ये जो पीक हम कह रहे हैं, जो अनाई मुडी पीक जो हम कह रहे हैं, ये किसके ऊपर पीक है, ये अनामलाई हिल्स, जो तमिलनाडु और केरला में जिस हिल्स को, वेस्टर्न घाट को तमिलनाडु और केरला में बोलते हैं ना अनामलाई हिल्स, तो अनामलाई हिल्स की ही ये रेंज एक पीक है, अनामुडी हिल्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नो मेजर रिवर ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ईस्ट में सेंट्रल हाईलैंड्स नैरोअर हैं और वाइडर हैं वेस्ट में, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। विंध्यान रेंज आर ब्लॉक माउंटेन्स, जो विंध्यान रेंज है वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये भी ठीक है। नर्मदा रिवर वैली इज़ फेमस फॉर इट्स कूल। नर्मदा रिवर वैली जो है वो फेमस है उसके कूल के लिए, तो इसमें से ये करेक्ट नहीं है। नर्मदा रिवर जो है वो फेमस नहीं है कूल के लिए। ठीक है, कूल हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है, तो नर्मदा रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से फ्लो नहीं करती है, तो नर्मदा रिवर वैली जो है वो कूल के लिए फेमस नहीं है, ये नॉट करेक्ट पार्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फिजिकल फीचर ऑफ
इंडिया का सबसे यंगेस्ट फिजिकल फीचर कौन सा है? तो इंडिया का सबसे यंगेस्ट फिजिकल फीचर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, क्योंकि हिमालयाज के बनने के बाद ही नॉर्दर्न प्लेन्स बने। ठीक है, तो सबसे जो यंगेस्ट पार्ट, अगर सबसे यंगेस्ट फिजिकल डिवीजन इंडिया की पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल ऑफ इंडिया? इसमें से कौन से प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बोला जाता है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को ही छोटा नागपुर प्लेट्यू को ही हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बोलते हैं, और यहाँ पे ही जो है वो हमारे कूल पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये थे मल्टीपल चॉइस सेक्शन क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। आई होप आपको कुछ समझ आया ही होगा। अगर आपको कम समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिया द पेनिनसुलर प्लेट्यू के 3 डिविजन्स हमने अच्छे से पढ़ ली। उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, माउंटेन्स थी वहाँ पे, प्लेट्यूज थे, वो सारे हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।